अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सभी का वेलकम है इस नए लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम मोबिलिटी ऑफ आयंस और हेटरोफिल को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में स्टडी करते हैं तो हम ये जानते हैं कि आयंस अपने अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही हम इलेक्ट्रोड्स को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो कैटाइंस और एनाइंस एनोड और कैथोड की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। बट इन रियलिटी हम ये देखते हैं कि इनके ट्रैवल करने की स्पीड सेम नहीं होती। कुछ आइंस फास्टर मूव करते हैं और कुछ आइंस स्लो मूव करते हैं, जो कि उनके साइज और डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इस फिनोमेना को डिफाइन करने के लिए हिटोर्फ ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने इलेक्ट्रोड्स के गिर्द जो कंसंट्रेशन का चेंज है उसको डिटेल में स्टडी किया। कैटाइंस के एनोड से दूर मूव करने की स्पीड विल बी प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस एट द एनोड। तो ये कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनके मूव अवे करने की स्पीड। तो इसी लिहाज से जो इलेक्ट्रोड्स के गिर्द कंसंट्रेशन का चेंज है वो भी इसके आयंस के ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली एनाइन के साथ भी ऐसा ही होता है कि इनके कैथोड से दूर जाने की स्पीड या दूर मूव करने की स्पीड उसके कंसंट्रेशन के फॉल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या कंसंट्रेशन के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और अगर हम हिटोरफ्लोर को सादा अल्फाज में डिफाइन करें तो इट सेव्स दैट द लॉस ऑफ कंसंट्रेशन अराउंड एनी इलेक्ट्रोड whether it is a positive electrode or negative electrode, it will be proportional to the speed of ions moving away from it. हिटोर्फ रूल को डिफाइन करने के बाद लेट अस विजुअलाइज ए सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस सेल सेटअप। यहाँ पे हम देखते हैं कि ए इज़ द एनोड विच इज़ एन इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड सी इज़ द कैथोड। ये हमारा जो सी है ये हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। हम दो इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द ए डैश, दिस वन इज़ ए इमेजिनरी लाइन और सेकेंड इमेजिनरी लाइन हमारे पास बी और बी डैश की है। इन इमेजिनरी लाइंस की वजह से हमारा एक सेल तीन कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गया है। फर्स्ट कंपार्टमेंट इज़ दी एनोड कंपार्टमेंट जो कि एनोड वाली साइड पर है। फिर उसके बाद हमारे पास मिडल कंपार्टमेंट है और थर्ड वन हमारे पास कैथोड कंपार्टमेंट है जो कि कैथोड के साथ है। पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कैटाइंस को इस इलेक्ट्रोलाइट में और नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा एनाइंस को। इस विजुअलाइजेशन के बाद और सेल के स्ट्रक्चर के बाद या डायग्राम के बाद हम तीन सिनेरियोज को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस से पहले हम ये देखते हैं कि टोटल हमारे पास अज्यूम करते हैं कि 13 आयन पेयर्स होते हैं। ये 13 आयन पेयर्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की सूरत में शो हैं और ये पोजीशन 1 में शो किया गया है और इनकी ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये कंपार्टमेंट में तीनों कंपार्टमेंट्स में पोजीशन 1 को शो कर रही है। हाँ, चार आयन पेयर्स हमारे पास एनोड कंपार्टमेंट में मौजूद हैं। फिर उसके बाद 5 आयन पेयर्स जिसमें 5 कैटाइन और 5 एनाइन मिडल कंपार्टमेंट में हैं और 4 आयन पेयर्स जिनमें 4 कैटाइन और 4 एनाइन कैथोड कंपार्टमेंट में मौजूद हैं। अब हम इनके बाद तीन केसेस को स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ दैट कि एनाइंस अगर अलोन मूव करें कि वो अकेले ही मूव करें और कैथोड अपनी जगह पर स्टेशनरी रहें। सेकंड वन इज़ दैट कि एनाइन और कैटाइन दोनों सेम रेट के पर अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करें। और थर्ड सिनेरियो जो हम स्टडी करेंगे वो कैटाइंस मूव फास्टर दैन दी एनाइंस। तो चलिए इनको हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। पहले सिनेरियो में एनाइंस मूव अलोन। जैसे ही हम इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि टू आइंस एनाइंस जो कि नेगेटिव चार्ज हैं वो यहाँ से कैथोड कंपार्टमेंट से ऑल द वे टू द मिडल कंपार्टमेंट जाएगा एनोड कंपार्टमेंट की तरफ। तो यहाँ पर
अगर हम डिस्चार्ज की बात करें तो एनोड के ऊपर जब दो नेगेटिव आइंस डिस्चार्ज होंगे तो दो नेगेटिव आइंस पूरे सिनेरियो में कम हो रहे हैं। इन दो नेगेटिव आइन कम होने की वजह से हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसके अपोजिटली कैथोड कंपार्टमेंट में दो पॉजिटिव चार्जेस भी यहाँ पर डिस्चार्ज होंगे। तो सेकंड सिनेरियो में अगर एनाइंस मूव करेंगे कैथोड कंपार्टमेंट से एनोड कंपार्टमेंट में, तो जितने एनाइंस ने मूव किया और वो यहाँ से डिस्चार्ज हुए उतने ही कैटाइंस यहाँ से डिस्चार्ज होंगे। तो हिटोर्फ रूल के मुताबिक इनके कंसंट्रेशन की स्पीड इक्वल होगी। सेकेंडली हम ये देखते हैं कि कैथोड कंपार्टमेंट में क्योंकि एनाइंस ने मूव किया तो यहाँ पर ओवरऑल कंसंट्रेशन का डिक्रीज भी 2 आयन पेयर्स ही है। यहाँ पर पहले सिनेरियो 1 में 4 आयन पेयर्स थे और यहाँ पर सेकंड सिनेरियो में यहाँ पर 2 आयन पेयर हैं क्योंकि यहाँ से 2 एनाइंस ने मूव किया। सो दिस इज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द हिटोर्फ रूल, जो कि ये कहता है कि किसी कैथोड कंपार्टमेंट में या किसी भी कंपार्टमेंट में जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ आइंस की मूवमेंट के, जो कि इससे दूर जा रहे हैं। अगर कैथोड कंपार्टमेंट में दो कंसंट्रेशन का डिक्रीज आ रहा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो आइंस के, जो कि यहाँ से यहाँ पर मूव हो चुके हैं। थर्डली हम ये देखते हैं कि एनोड कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। ये भी अकॉर्डिंग टू हिटोर्फ रूल है क्योंकि कैटाइंस ने मूव नहीं किया तो इस वजह से कैटाइंस जो एनोड कंपार्टमेंट में है वहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज भी नहीं होगी क्योंकि पॉजिटिव आइंस ने मूव ही नहीं किया। नेक्स्ट सेकंड सिनेरियो, बोथ एनाइंस एंड कैटाइंस आर मूविंग एट द सेम रेट। हम सपोज करते हैं कि दो एनाइंस और दो कैटाइंस जो कि दो नेगेटिव आयन और दो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो मूव करते हैं। दो नेगेटिव चार्जेस कैथोड कंपार्टमेंट से ऑल द वे टू द मिडिल कंपार्टमेंट वो जाएंगे एनोड कंपार्टमेंट में। तो सिनेरियो 1 में यहाँ पर ओरिजिनली हमने देखा कि 4 एनाइंस हमारे पास मौजूद थे। जब 2 एनाइंस हमारे पास और आए तो यहाँ पर टोटल एनाइंस की तादाद 4 होगी। सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर टोटल एनाइंस की तादाद 6 होगी। जब यहाँ से दो कैटाइंस मूव करेंगे ऑल द वे टू द मिडिल कंपार्टमेंट टुवर्ड द कैथोड कंपार्टमेंट तो यहाँ पर अब 4 कैटाइंस के बजाय 6 कैटाइंस मौजूद हैं। और ये सब कुछ दो सेकंड सिनेरियो है वो पोजीशन 3 में यहाँ पर दिखाया गया है। फर्स्ट फिनोमेना जो हम ये देखते हैं अगर हम डिस्चार्ज की बात करें तो कैथोड कंपार्टमेंट में 4 पॉजिटिव आइंस ने डिस्चार्ज किया और एनोड कंपार्टमेंट में 4 नेगेटिव चार्जेस ने डिस्चार्ज किया। तो अकॉर्डिंग टू हिटोर्फ रूल यहाँ पर जितने पॉजिटिव चार्जेस ने डिस्चार्ज किया उतने ही नेगेटिव चार्जेस ने डिस्चार्ज किया, तो दोनों के डिस्चार्ज करने का रेट इक्वल होता है। सेकेंडली हम ये देखते हैं कि जैसे हमने सेकंड सिनेरियो में देखा कि अगर यहाँ से एनाइंस मूव करेंगे तो इसकी वजह से कैथोड कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन का डिक्रीज आता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनकी मूव करने की स्पीड से। यहाँ पर सिनेरियो 3 में चूँकि दोनों एनाइंस और कैटाइंस ने मूव किया है तो एनोड कंपार्टमेंट में भी कंसंट्रेशन का चेंज आएगा और कैथोड कंपार्टमेंट में भी कंसंट्रेशन का चेंज आएगा। यहाँ पर 2 आयन पेयर्स हैं और यहाँ पर भी अब 2 आयन पेयर्स रह गए हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस मिसिंग है और यहाँ बल्कि जबकि नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो fall in concentration will also be directly proportional to the ions moving away from it. एनोड कंपार्टमेंट में fall in concentration डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पॉजिटिव चार्जेस के मूव करने की स्पीड से और कैथोड कंपार्टमेंट में आयंस की आयन पेयर की कंसंट्रेशन का डिक्रीज एनोड कंपार्टमेंट की तरफ जाने वाले नेगेटिव चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों कंपार्टमेंट्स में 2 आयन पेयर्स का डिक्रीज आ रहा है। अभी हम थर्ड सिनेरियो को देखेंगे। थर्ड सिनेरियो में कैटाइंस मूव फास्टर दैन दी एनाइंस, तो यहाँ पर कैटाइंस के मूव करने की स्पीड वो एनाइंस से ज़्यादा होगी और स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि कैटाइंस मूव एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ एनाइंस। तो जितने एनाइंस मूव करेंगे उससे डबल स्पीड के ऊपर कैटाइंस मूव करेंगे। केस 3 इस डायग्राम में पोजीशन 4 में दिखाया गया है।
जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ओरिजिनली हमारे पास 4 एनाइंस मौजूद थे, तो यहाँ से जब एक एनाइन ने मूव किया तो यहाँ पर 3 एनाइंस रह गए और यहाँ पर 4 की बजाय अभी 5 एनाइंस मौजूद हैं। 2 कैटाइंस ने एनोड कंपार्टमेंट से कैथोड कंपार्टमेंट की तरफ मूव किया, तो 2 एनाइन कैटाइंस की तादाद यहाँ से कम हुई और 2 कैटाइन की तादाद यहाँ पर ज़्यादा हुई। तो यहाँ पर जो पहले 4 कैटाइंस थे, अब वो यहाँ पर 6 कैटाइंस हैं। आयंस के डिस्चार्ज की बात करें तो एनोड कंपार्टमेंट में 3 नेगेटिव चार्जेस ने डिस्चार्ज किया और कैथोड कंपार्टमेंट में 3 पॉजिटिव चार्जेस ने डिस्चार्ज किया। सो अगेन अगर 3 चार्जेस यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहे हैं तो 3 चार्जेस ही यहाँ पर डिस्चार्ज होंगे। एनोड कंपार्टमेंट में आयंस का आयन पेयर की जो डिक्रीज है या जो कंसंट्रेशन का डिक्रीज है वो 2 आयन पेयर्स हैं और कैथोड कंपार्टमेंट में डिक्रीज इसका 1 आयन पेयर होगा। इस डिस्कशन के बाद ये एविडेंट है कि द आयंस आर ऑलवेज डिस्चार्ज्ड इन इक्विवेलेंट अमाउंट्स ऑन द अपोजिट साइड्स। तीनों सिनेरियोज में हम देखें कि अगर 2 चार्जेस यहाँ पर डिस्चार्ज होते हैं तो 2 ही चार्जेस यहाँ पर डिस्चार्ज होंगे। थर्ड सिनेरियो में अगर 4 चार्जेस यहाँ पर डिस्चार्ज होते होंगे तो 4 ही चार्जेस यहाँ पर डिस्चार्ज होंगे। फोर्थ सिनेरियो में अगर 3 चार्जेस यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहे हैं तो 3 ही चार्जेस यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहे हैं। और सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने देखा कि फॉल इन कंसंट्रेशन अगेन हमने देखा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन आयंस के जो यहाँ से मूव अवे कर रही है। It is really due to the difference in the speed of anions and cations that the change in the concentration around the electrodes are caused. तो किसी इलेक्ट्रोड के गिर्द जो आयंस की कंसंट्रेशन का डिक्रीज है वो बेसिकली इनके मूव अवे करने की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी तेज़ी के साथ पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से कैथोड की तरफ जाएंगे उतनी ही तेज़ी के साथ एनोड कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन में चेंज आएगा। अगर एक भी आयन मूव करेगा किसी एक कंपार्टमेंट से तो ओवरऑल उसकी कंसंट्रेशन में चेंज आया करेगा क्योंकि जो अजाफी चार्जेस हैं वो डिस्चार्ज हो जाया करेंगे। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम दोबारा से कंक्लूड करते हैं कि द लॉ ऑफ इन कंसंट्रेशन अराउंड एन इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द आयंस मूविंग अवे फ्रॉम इट। चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, लॉ ऑफ इन कंसंट्रेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा, जो कि एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू हिटोर्फ रूल है। मैथमेटिकली fall in concentration around anode will be proportional to the positive charge's velocity and the fall in concentration around cathode will be proportional to the velocity of negative charges. इस इक्वेशंस में V प्लस शो करेगा स्पीड ऑफ कैटाइंस को और V नेगेटिव शो कर रहा है स्पीड ऑफ एनाइंस को। हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, fall in concentration around anode divided by fall in concentration around cathode, it will be equal to speed of cations divided by speed of anions। और अगर हम इसको इनके सिंबल से डिनोट करें तो V प्लस डिवाइडेड बाई V माइनस। इस इक्वेशन को ड्राइव करने में हमने एक की एजम्पशन की है कि डिस्चार्ज्ड आयंस वो सिंपली मूव अवे करते हैं इलेक्ट्रोड से या वो डिपॉजिट होते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रोड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते, तो किसी किस्म का रिएक्शन नहीं होता, तो और कोई केमिकली कम्बिनेशन भी उनका इलेक्ट्रोड के साथ नहीं होता। लेकिन रियल सिचुएशंस में ये अजम्पशन ज़्यादा होल्ड नहीं करती। मोस्टली ऐसा होता है कि आयंस एक्चुअली इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट करते हैं या वो कंबाइन हो सकते हैं इलेक्ट्रोड के मटेरियल के साथ रेदर देन जस्ट डिपोजिटिंग ऑन इट। तो वो सिंपल डिपोजिशन नहीं होते बल्कि वो रिएक्शन भी कर सकते हैं। जब इस तरह का सिनेरियो हो तो कंसंट्रेशन में डिक्रीज होने की बजाय किसी इलेक्ट्रोड के गिर्द वहाँ पर कंसंट्रेशन में इंक्रीज होता है। ये इस वजह से है क्योंकि वहाँ पर चार्जेस अकोमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और लोकल कंसंट्रेशन का जो डायनामिक है वो टोटली चेंज हो जाता है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि हिटोर्फ रूल हमें एक गुड बेसलाइन प्रोवाइड करता है जो कि रियल इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम वगैरह पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और जो मोर कम्प्लेक्स बिहेवियर है इलेक्ट्रोड्स और आयन का वो हम इसमें निगलेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम ट्रांसपोर्ट नंबर को डिटेल में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रिक करंट सिंपली पास नहीं होता, बल्कि ये एक्चुअल आयन के कैरियर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करवाते हैं। ये चार्जेस एनाइंस और कैटाइंस के नाम से जाने जाते हैं। जो ट्रांसपोर्ट नंबर है, हम इसको हिटोर्फ नंबर भी कह सकते हैं। ये एक वे है ये कहने का कि जो आयन कैरियर्स है उनका टोटल करंट को ट्रैवल करवाने में क्या किरदार है। तो अगर हम इसको सिंपली डिफाइन करें तो द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय द कैटाइन और द एनाइन इज टर्म्ड एज द ट्रांसपोर्ट नंबर और हिटोर्फ नंबर। ये एक्चुअली हमें फ्रैक्शन या परसेंटेज को बताता है उस टोटल करंट की जो कि कैटाइंस या एनाइंस कैरी करके गए हैं। कैटाइंस का ट्रांसपोर्ट नंबर और हो सकता है और एनाइंस का ट्रांसपोर्ट नंबर डिफरेंट हो सकता है। अगर हम माइग्रेशन की स्पीड को v प्लस के साथ रिप्रेजेंट करें और नेगेटिव आयन की स्पीड को v माइनस के साथ रिप्रेजेंट करें तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइंस कम्स आउट टू बी v प्लस डिवाइडेड बाई टोटल वेलोसिटी और द सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ v प्लस और v माइनस। तो दोनों की वेलोसिटीज़ को जमा करें तो हम जैसा कि बेसिकली जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर एक फ्रैक्शन है, तो हम कैटाइंस की वेलोसिटी को टोटल वेलोसिटी के साथ डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट नंबर आएगा कैटाइन का। इसी तरह एनाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर v माइनस डिवाइडेड बाई v प्लस और v माइनस का सम। हम ट्रांसपोर्ट नंबर को t से डिनोट करते हैं और t प्लस के साथ कैटाइन के, और एनाइन के ट्रांसपोर्ट नंबर को हम t माइनस के साथ डिनोट करते हैं। अगर t प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर है कैटाइन का तो ये इक्वल होगा v प्लस डिवाइडेड बाई v प्लस और v माइनस के सम के, और नेगेटिव आयंस का ट्रांसपोर्ट नंबर इस इक्वेशन के इक्वल होगा। अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें और दोनों को डिवाइड करें t प्लस डिवाइडेड बाई t माइनस, तो डिनोमिनेटर दोनों के एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे या कट हो जाएंगे। तो t प्लस डिवाइडेड बाई t माइनस विल बी इक्वल टू v प्लस डिवाइडेड बाई v माइनस, और हम जानते हैं कि t प्लस और t माइनस का सम विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों फ्रैक्शंस हैं और फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। अगर स्पीड की रेशो v प्लस और v माइनस की इसको हम r के साथ डिनोट करें तो r विल बी इक्वल टू t प्लस डिवाइडेड बाई t माइनस, या r विल बी इक्वल टू t प्लस डिवाइडेड बाई 1 माइनस t प्लस, और r बेसिकली रेशो है। और इन रेशियोज़ के ज़रिए हम देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर नेगेटिव आइंस का 1/1 प्लस r है, तो ये नेगेटिव आइंस का ट्रांसपोर्ट नंबर होगा। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। तो शुक्रिया आप सब लोगों के इस तवज्जो का। खुदा हाफिज़।